Evening, all of you. तो कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो एक बार क्लियर करवा दीजिए एंड जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। हम 1 मिनट अर्ली है आज, कोई लेट होते हैं, हम थोड़े से जल्दी है। जल्दी फटाफट से शेयर कर लीजिए, जल्दी। थोड़े से बिफोर टाइम आ गए हैं हम, कोई बात नहीं। एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर करवा दीजिए। पलक सैनी क्लियर है? गुड इवनिंग। फटाफट से शेयर कर दीजिए। पलक, क्या क्लियर है? ऑडियो वीडियो या बोथ? तो हेमंत जी क्लियर है? ऑडियो वीडियो सारे क्लियर हैं? कहाँ रह गए आज सारे? आई नो रजनी, तो आपने नाम ही पलक लगा रखा, तो मैं पलक ही बोलूंगा। नॉट पलक, पलक नहीं तो क्या पालक? चलो, तो जोक सपाट। रजनी, बहुत सारे क्लियर, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं? तो क्लास शुरू की जाए। बिल्कुल हेमंत कुमार। तो आज बेसिकली प्रोमिला खत्री टाइम्स है। तो लेट्स बिगिन द क्लास। तो आज का अपना जो टॉपिक है, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आप जैसा कि आप लोग, कल हमने एक टॉपिक डिस्कस करा था जिसका नाम था प्लेसेंटा प्रीविया। ये उसी का ही भाई बंधु, यही समझ लेना। मतलब दोनों ही एंटीनेटल ब्लीडिंग के कारणों की कैटेगरी के अंदर आते हैं। गुड इवनिंग संजीवनी, सीमा, भावेश, वैष्णव, संजू। संजू हेलो। चलो, आइए बताइए गजेंद्र सिंह जी। तो आज का अपना टॉपिक है एब्रप्चियो प्लेसेंटा। आपने कल एक टॉपिक पढ़ा था जो हमने देखा था प्लेसेंटा प्रीविया। ये उससे थोड़ा बहुत उसके आस पड़ोसी है, तो वो चीज पहले क्लियर कर देता हूं मैं। देखो, अगर मैं बात करूं, दिस इज यूट्रस। मैंने आपको कल ही कहा था, ये मैंने यूट्रस को दो सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर दिया, एक अपर यूटेराइन सेगमेंट, दूसरा लोअर यूटेराइन सेगमेंट। नॉर्मल प्लेसेंटा जो इंप्लांट होता है वो हमेशा अपर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर होता है। नॉर्मली जो प्लेसेंटा इंप्लांट होता है वो अपर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर इंप्लांट होता है। अगर ये लोअर यूटेराइन सेगमेंट में कहीं पर भी, इस लाइन के नीचे कहीं पर भी, सर्वाइकल ओस तक कहीं पर भी अगर जाकर इंप्लांट हो जाए तो वो कंडीशंस कहलाती हैं आपकी प्लेसेंटा प्रीविया। ये कंडीशंस को हमने क्या नाम दिया था? प्लेसेंटा प्रीविया। ध्यान से समझना, ये प्लेसेंटा नॉर्मल है और इसको मैंने नाम दिया है प्लेसेंटा प्रीविया। ध्यान से समझना, अगर ये दोनों के दोनों प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल जगह पर है, मतलब लो लाइन, ये लो लाइन है और ये अपर लाइन है, अगर ये जो है ये दिस इज द नॉर्मल प्लेसेंटा, नॉर्मल प्लेसेंटा, and this is the placenta previa.
ध्यान से समझना, अगर प्लेसेंटा लो लाइन इंप्लांट हुआ उसके बाद में उसके साथ कुछ भी घटित होता है, वो सारी कंडीशन प्लेसेंटा प्रीविया के अंडर ही आएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तो वो आपको जल्दी समझ में आने वाला है। दिस इज द नॉर्मल प्लेसेंटा। अगर ये प्लेसेंटा टाइम से पहले सेपरेट हो जाए, अगर टाइम से पहले की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं कहूं कि नॉर्मली प्लेसेंटा सेपरेट कब होता है डेसिडुआ से, अरे भाई जब बच्चा डिलीवर हो जाए उसके बाद में प्लेसेंटा की डिलीवरी स्टार्ट, आई मीन प्लेसेंटा डिलीवर होता है, मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो बच्चे की डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा डिलीवर होता है। अगर मैं कहूं कि प्रेगनेंसी तो अभी तक 30 वीक की है और प्लेसेंटल सेपरेशन स्टार्ट हो गया, किसका, इसका, जो नॉर्मल है, वो कंडीशन कहलाती है एब्रप्टियो प्लेसेंटा। अभी मैं आपको डिफाइन करूंगा, बिल्कुल लीगल लैंग्वेज के अंदर मैं डिफाइन करूंगा, लेकिन ये वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं समझना, अगर टाइम से पहले नॉर्मल प्लेसेंटा सेपरेट हो जाए वो कंडीशन कहलाती है एब्रप्टियो प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा यहां लगा हुआ है और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कभी भी सेपरेट हो जाए, वो सारी कंडीशंस हमेशा प्लेसेंटा प्रीविया ही कहलाएगी, प्लेसेंटा प्रीविया ही कहलाएगी। मतलब आपकी मैंने एक डेफिनेशन को गलत साबित कर दिया, जो आप बोलते हो, मैंने आपकी एक डेफिनेशन को गलत साबित कर दिया। आप जो एक वर्ड बोलते हो ना कि प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड एब्रप्टियो प्लेसेंटा, ये जो आप लाइन बोलते हो ना, ये लाइन दरअसल गलत है। भाई प्रीमेच्योर सेपरेशन तो इस वाले प्लेसेंटा का भी हो सकता है, तो उसको भी आप एब्रप्टियो प्लेसेंटा बोलोगे क्या? ना 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 ना। प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मल इंप्लांटेड प्लेसेंटा इज कॉल्ड एब्रप्टियो प्लेसेंटा। प्रीमेच्योर सेपरेशंस ऑफ नॉर्मल इंप्लांटेड प्लेसेंटा इज कॉल्ड, अगर ये प्लेसेंटा जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल अपनी जगह के ऊपर इंप्लांट हुआ, अगर ये टाइम से पहले सेपरेट हो जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एब्रप्टियो प्लेसेंटा। अगर ये प्लेसेंटा टाइम से पहले सेपरेट हो जाए तो भी वो प्लेसेंटा प्रीविया ही कहलाएगा, वो कभी भी एब्रप्टियो प्लेसेंटा नहीं कहलाएगा। दैट इज द पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्या प्रीमेच्योर, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो क्या चीज होती है इसकी डेफिनेशंस, तो इसकी डेफिनेशंस होती है प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मल implanted प्लेसेंटा। यहां पर ये वर्ड जरूर मेंशन करना है, क्या? नॉर्मल इंप्लांटेड प्लेसेंटा। प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मल इंप्लांटेड प्लेसेंटा इज कॉल्ड एब्रप्टियो प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा अपर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर है और वो टाइम से पहले सेपरेट हो रहा है ना, वही कंडीशंस एब्रप्टियो प्लेसेंटा कहलाएगी। अगर लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर प्लेसेंटा इंप्लांटेड है और वो टाइम से पहले सेपरेट हो रहा है, वो कभी भी एब्रप्टियो प्लेसेंटा नहीं कहलाएगा, वो ऑलवेज प्लेसेंटा प्रीविया की कैटेगरी में ही आएगा। अब भाई साहब बात आती है कि सर प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होती है इतनी लंबी, तो ज्यादातर एब्रप्टियो प्लेसेंटा कौन से वीक के अंदर देखा जाता है? जैसे हमने कल एक वर्ड बोला था प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर कि प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो ज्यादातर सेकेंड, जो ब्लीडिंग होती है प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर, वो सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी। ठीक वैसा ही क्वेश्चन मैं आपको यहां पर भी पूछ रहा हूं। एब्रप्टियो प्लेसेंटा की जो कंप्लेन है वो यानी कि प्रीमेच्योरली सेपरेशन जो है वो ज्यादातर कौन से वीक में देखने को मिलेगा? हाँ, तो अगर आपको वीक वाइज याद रखना है तो ध्यान रहे, एब्रप्टियो प्लेसेंटा सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा क्या? आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। 20 वीक की प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन क्रॉस हो चुकी है उसके बाद में आपको एब्रप्टियो प्लेसेंटा देखने को मिल सकता है, और सबसे ज्यादा देखने को मिलता है इन थर्ड ट्राइमेस्टर। एब्रप्टियो प्लेसेंटा वाली जो कंप्लेन है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा मैं आपको कि क्यों ये थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। आपको मैं इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा कि क्यों ये थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। हाँ, 20 वीक के बाद ये देखने को मिलता है बेसिकली। इसके पीछे भी रीजन है भाई। एक चीज बताओ, देखो आपने थ्री इडियट मूवी देखी है? आपने थ्री इडियट मूवी देखी है? थ्री इडियट मूवी के अंदर जो जो प्रोफेसर होता है, वायरस जिसको आप बोल रहे हो,
वो समय बचाने के लिए बटन नहीं लगाते थे, वो क्या लगाते थे, चिपकाने वाला वेलक्रो लगाते थे ना। अगर मैं कहूं कि एक स्ट्रेचेबल कपड़ा लो, एक स्ट्रेचेबल कपड़ा लो, उसके ऊपर एक ऐसे ही कुछ चिपका दो, जो यहाँ पे आप बचपन में जो शूज, हाँ, तो वो आपने चिपका दिया। अब चिपकाने के बाद में उस कपड़े को आप स्ट्रेच करो, अगर स्ट्रेच करोगे तो जो आपने लोगो लगाया है, जो आपने चिपकाया, वो वहां से उखड़ जाएगा। वाई? अब आप कहोगे सर स्ट्रेच होने के कारण। सेम चीज, एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का जो यूट्रस होता है, एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का जो यूट्रस होता है, वो 7 सेंटीमीटर लंबा, 5.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है। जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो वो स्ट्रेच होता है। जरा देखो तो, प्लेसेंटा लग गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया, प्लेसेंटा लगा हुआ है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में जैसे जैसे यूट्रस के अंदर खिंचाव आ रहा है, वैसे वैसे वो जगह से हट गया। मतलब भाई साहब, अगर किसी फीमेल को पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो जाए तो ऐसे में प्लेसेंटा के सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे, ये तो एक कोज है, ऐसे मैं आपको बहुत सारे कोजेस बताने वाला हूं कि प्लेसेंटल एब्रप्टियो प्लेसेंटा, समय से पहले प्लेसेंटा कैसे उखड़ सकता है। तो आपने एक स्ट्रेचेबल कपड़े पे लोगो लगाया, सबसे बेसिक सा एग्जांपल, स्ट्रेचेबल कपड़े के ऊपर आपने लोगो लगाया, फिर कपड़े को स्ट्रेच कर लो, तो क्या होगा, जो लगाया वो उखड़ जाएगा। बस ये जो लगाया वो चीज प्लेसेंटा है, और ये जो कपड़ा है ये यूट्रस है, क्योंकि यूट्रस भी एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो स्ट्रेच होता है प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद। गॉट इट? हाय कुणाल, हाउ आर यू? हाँ, तो खुद का नाम लेने में थोड़ा बहुत होता है, इसलिए बढ़िया से नाम ले लिया। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो इस एब्रप्टियो प्लेसेंटा के पीछे रीजन क्या क्या हो सकते हैं, कोजेस, ऐसे कौन से कोज है जो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होंगे यहाँ पर एब्रप्टियो प्लेसेंटा टाइम से पहले प्लेसेंटा सेपरेट होने के लिए। तो आप लोगों ने अगर मूवियां देखी हो तो बहुत सारी मूवी के अंदर विलन आता है, और विलन देखता है कि एक लेडी जो उसके सामने आकर कुछ कह रही है, सी इज प्रेग्नेंट, और विलन उसको धक्का दे देता है या गाड़ी से हिट कर देता है या लात मार देता है, और ऐसी कंडीशन में वो लेडी गिरते ही सी वॉज प्रेग्नेंट बट सी वॉज नॉट ऑन टर्म, बट सी वॉज प्रेग्नेंट, और वो जोर से वहां पे कहराने लगती है, और वहां पे बैठे लोग इकट्ठा हो जाते, जल्दी इसको हॉस्पिटल ले जाके करोगे क्या भाई, हुआ क्या है वो तो बताओ। तो हुआ ये है, ये जो ट्रॉमा हुआ है ना, इस ट्रॉमा से प्लेसेंटा हो गई है सेपरेट। अब प्लेसेंटा सेपरेट हुई है तो ब्लीडिंग हो गई है भाई साहब चालू, ब्लीडिंग क्या हो गई है, चालू। अब ब्लीडिंग चालू हो गई तो बच्चे को नरिशमेंट मिल गया होना बंद, तो ऐसे में जल्दी जाओ और बच्चे को सी सेक्शन या कैसे भी करके डिलीवरी करके इस बच्चे को बाहर निकालो भाई साहब, वो बाहर निकालो, नहीं तो बच्चा मर जाएगा। बस यही वाला सीन होता है जो मूवी के अंदर विलन ने लात मार दी प्रेग्नेंट फीमेल को, या गाड़ी से हिट कर दिया, या धक्का दे दिया, गिर गई पेट के बल, वहां पे जो उसका वो दर्द स्टार्ट होता है और उसको तुरंत अस्पताल लेके जाया जाता है, वहां पे करते क्या है भाई साहब, डिलीवरी ही करवाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ उस धक्के से, वो जो ट्रॉमा हुआ है, उस ट्रॉमा के कारण प्लेसेंटा सेपरेट हो गई है। और प्लेसेंटा सेपरेट हो गई मतलब, अरे भाई प्लेसेंटा तो वो मीडिएटर है जो मां से बच्चे को नरिशमेंट पहुंचाता। अब अगर यही सेपरेट हो गया टाइम से पहले तो नरिशमेंट मिलना हो जाएगा भाई साहब कम, तो ऐसे में बच्चे की जान को खतरा है, बच्चे की जान को खतरा है, इसलिए तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है उसको, और इंडक्शन ऑफ लेबर कंडक्ट करवा दिया जाता है। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन से आपको लगता है ज्यादा हट गया, बच्चा बर्थ कैनाल के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कोई बात नहीं, सी सेक्शन करो बाहर निकाल दो, वो सिचुएशन के हिसाब से होता है कि सिचुएशन में क्या करना है। तो इस तुरंत अगर भाई, अगर प्लेसेंटा, सपोज करो दिस इज द यूट्रस, ये प्लेसेंटा चिपका हुआ है, दिस इज द अम्बिलिकल कोड। अब अगर ये इतना सा हट गया, बिल्कुल थोड़ा सा सेपरेटेड, वहां पे थोड़ा सा अटैच है, तो ऐसे में तो भाई बच्चे को नरिशमेंट मिलना ही बंद हो गया। अरे भाई बच्चा निपट जाएगा, पहले जाओ अस्पताल और सी सेक्शन करके बाहर निकलवा दो बच्चे को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो गुड। तो इसके कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, कारण, ऐसे क्या कारण है जो इसके लिए जिम्मेदार है। तो कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया ट्रॉमा। मैंने आपको अभी एक चीज कल भी बोली थी और आज फिर बोल रहा हूं, अगर आपको कभी भी पूछे कि द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एब्रप्टियो प्लेसेंटा, आंसर है इडियोपैथिक। मैंने आपको कल ही कहा था हमको नहीं पता भाई साहब ओब्स गायनी के अंदर कि हर चीज का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, क्योंकि यहां पे हर चीज रिस्क फैक्टर पे चलती है। एग्जैक्टली मैंने आपको कल कहा था, महिलाओं को समझना पॉसिबल नहीं है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी समझना पॉसिबल नहीं है भाई। इट्स अ टोटल गेम ऑफ हार्मोन, वहां पे सब चीजें हार्मोनल उससे चलती है, तो आप इसको कभी भी 100% समझ नहीं सकते।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो हम कुछ रिस्क फैक्टर के ऊपर यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्या ट्रॉमा, ये ट्रॉमा वही जो अभी बताया, हीरो ने लात, विलन ने लात मार दी, गाड़ी से हिट कर दिया, या वॉट जो कुछ भी ऐसी कोई हरकत हुई है। तो इसके अलावा हाइपरटेंशन, एक्सट्रीम ब्लड प्रेशर भी वहां पर ये काम करवा सकता है। प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया सेम, प्री एक्लेम्शिया मतलब और एक्लेम्शिया हाइपरटेंशन वाला ही रोल है यहां पर भी। गुड इवनिंग इशू। हाँ, स्मोकिंग, भाई साहब हमने दो कंडीशन पढ़ी है और उन दोनों में स्मोकिंग ना आया, मतलब एक बात तो तय है भाई साहब, प्रेगनेंसी के अंदर स्मोकिंग बड़ी घातक है भाई। अरे बड़ी घातक है भाई प्रेगनेंसी के अंदर स्मोकिंग, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें। मल्टीपल प्रेगनेंसी, यहां से हमारे लीगल शुरू होते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी, भाई एक चीज बताओ, एक यूट्रस के अंदर एक बच्चा है और एक यूट्रस के अंदर 3 बच्चे हैं, कौन से यूट्रस का साइज ज्यादा बड़ा होगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, जिस यूट्रस में 3 बच्चे हैं उनका साइज ज्यादा बड़ा होगा। जिस यूट्रस में 3 बच्चे हैं उसका साइज ज्यादा बड़ा होगा। अब जिस यूट्रस में 3 बच्चे हैं और उसका साइज ज्यादा बड़ा होगा, अभी मैंने कहा था कपड़े को जितना ज्यादा स्ट्रेच करोगे उतने ही उसके रेशे खुलेंगे, तो ऊपर लगी हुई चीज के हटने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो बस सीधा सा खेल है, जितना बड़ा यूट्रस का साइज, जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूं, पॉलीहाइड्रोएमनियोस। यूट्रस के अंदर जरूरत से ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना, बस सेम चीज, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ प्लेसेंटा। अरे भाई आपको मैं सीधा सा हिसाब बताऊं ना, तो जो भैंस बांधने का जो खूंटा होता है ना भाई, जो भैंस बांधने की जो खूंट होती है ना, ये ये जमीन है भाई साहब, ये जमीन है। अब ये जमीन है, यहां से ये खूंट है और इस खूंट से बंधी हुई है आपकी रस्सी। इस खूंट से क्या बंधी हुई है आपकी? रस्सी बंधी हुई है। और ये रही बंधी हुई भैंस। अरे भाई ये भैंस बंधी हुई है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर भैंस खूंट से बंधी हुई है, आप चारा यहां डाल दो, जितनी उसकी रस्सी की ड्यूरेशन है ना, आप चारा उस रस्सी से दूर डाल दो, तो क्या होगा? भैंस जोर लगाएगी और जोर लगाएगी तो क्या होता है? या तो साकड़ टूट जाती है या खूंट जो है वो उखड़ जाती है। सेम चीज भाई, ये यूट्रस है। अरे भाई ये पूरा मामला चल रहा है यूट्रस का। ये पूरा मामला किसका चल रहा है? यूट्रस का। तो जरा सोच के देखो, अगर मैं कहूं कि किसी बच्चे के अंदर अम्लाइकल कोड की लेंथ कम है, अगर अम्लाइकल कोड की लेंथ कम है, तो ऐसी कंडीशंस में भी बच्चा खिंचाव मारेगा, तो ये प्लेसेंटा, ये जो खूंट है, ये खूंट उखड़ सकती है। तो ऐसे में भी प्री मैच्योर सेपरेशन हो सकता है प्लेसेंटा का। तो शॉर्ट अम्लाइकल कोड, यहां पे कुछ रीजंस अपन और देख रहे हैं। शॉर्ट अम्लाइकल कोड, शॉर्ट अम्लाइकल कोड, अगर मैं आपको जनरल वे में बताऊं, कुणाल इतनी तो तेज स्पीड चल रही है यार। हाँ, अगर मैं आपको यूजुअली बताऊं तो लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर अम्लाइकल कोड की नॉर्मल लेंथ होती है। 45 से 50 सेंटीमीटर तक नॉर्मल लेंथ होती है। अगर ये 35 सेंटीमीटर से कम है, तो 35 सेंटीमीटर से कम है, तो हम उसको बोलते हैं रिलेटिवली शॉर्ट कोड। और अगर ये 20 सेंटीमीटर से कम आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं ट्रू शॉर्ट कोड। ट्रू शॉर्ट कोड के नाम से हम जानते हैं। तो आओ जरा, तो ये भैंस की खूंट आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं कहूं कि सांकल वाकल सब बराबर है, यूट्रस यहां पर है, बट दिक्कत ये हुई कि पॉलीहाइड्रोएमनियोस है तो यूट्रस हो गया स्ट्रेच। भाई साहब बस सेम चीज। बच्चा क्या पता है, एक स्विमिंग पूल के अंदर एक रस्सी बांध के एक बच्चे को छोड़ा गया, और रस्सी इतनी बड़ी है कि बच्चा स्विमिंग पूल की चारों दीवारों के टच हो सकता है। अगर वो लंबाई में जाए तो, लंबाई में जाए तो वो चारों दीवारों के टच हो सकता है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये रस्सी शॉर्ट है तो बच्चा दीवार तक जाने के लिए उसको खींचेगा, तो ऐसे में सेपरेशन हो सकता है। अगर मैं कहूं कि पहले स्विमिंग पूल छोटा था, अब स्विमिंग पूल बड़ा हो गया, पहले तो रस्सी बराबर थी, रस्सी तो अभी भी बराबर है, बट स्विमिंग पूल बड़ा हो गया, भाई साहब पॉलीहाइड्रोएमनियोस के कारण यूट्रस ओवर स्ट्रेच हो गया, तो भी ये चीज हो सकती है।
तो पॉलीहाइड्रोएमनियस के अंदर देखने को मिल सकता है, पॉलीहाइड्रोएमनियस के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर मैं कहूं सडन से पानी यहां से निकल जाए तो लीकिंग के कारण, अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक कंडीशन PROM, प्री मैच्योर सेपरेशन, PROM, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की कंडीशंस के अंदर भी आपको ये प्री मैच्योरली सेपरेट होता हुआ दिखाई दे सकता है, प्री मैच्योरली सेपरेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करते हैं साइलेंट सिम्टम की, तो ऐसे क्या सिम्टम्स, आपको कैसे पता चलेगा कि प्लेसेंटा टाइम से पहले सेपरेट हो गया है? यूजुअली मैंने क्या कहा था, 20 वीक के बाद ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेगी। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर भी आपको ये प्रॉब्लम 20 वीक के बाद, मतलब आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल सकती है। साइन एंड सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिल सकते हैं? मैंने आपको जो कल एक कंडीशन बताई थी, मैंने कहा था सब कुछ भूल जाना, बट ये कभी मत भूलना, क्या पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल रही थी प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। सेम चीज भाई साहब, 20 वीक के बाद कभी भी अगर पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल जाए, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग, बट एक चीज और भी ध्यान रखना, एक चीज और भी ध्यान रखना, कुछ टाइम ये हिडन भी होती है, मतलब बाहर ब्लीडिंग तो हो रही है अंदर, बट वो बाहर नहीं आती। आपको आगे बताऊंगा कैसे वो अंदर रुक जाती है। तो पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एक नर्स है प्रोमिला खत्री और वो एक मैटरनिटी वार्ड के अंदर बैठी है और एक पेशेंट आ रही है एंड सी इज 25 वीक प्रेग्नेंट एंड सी इज कंप्लेनिंग, मैडम जी लोअर एब्डोमेन में बहुत तगड़ा पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है और ब्लीडिंग हो रही है मुझे बहुत तगड़ी। एक्सपेक्टेड नर्सिंग डायग्नोसिस, तो एक्सपेक्टेड नर्सिंग डायग्नोसिस यही बनेगा आपका, यहां पर जो आपका एक्सपेक्टेड नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा वो आपका यही बनने वाला है। गॉट इट? बहुत बार वेजाइनल ब्लीडिंग बाहर नहीं आती है सीमा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ, इसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है? तो इसके अलावा रैपिड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, रैपिड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, रैपिड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। इसके अलावा बच्चे की हार्ट रेट पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। लो जाहिर सी बात है भाई, बच्चे का नरिशमेंट देने वाली चीज ही वहां से अपनी जगह से हिल गई है, तो नरिशमेंट के ऊपर इंपैक्ट तो आना बनता है, अरे नरिशमेंट के ऊपर तो आना बनता है। तो क्या फीटल डिस्ट्रेस, फीटल डिस्ट्रेस क्या देखने को मिलेगा आपको? फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। ज्यादा ब्लीडिंग हो गई भाई साहब तो मां शॉक में भी जा सकती है, तो मैटरनल शॉक, मां शॉक में भी जा सकती है, एक्सट्रीम ब्लीडिंग हो गई वहां पर तो जो मदर है वो शॉक में भी जा सकती है। तो आओ चर्चा करते हैं कि एब्रप्टियो प्लेसेंटा जो है, यानी कि ये जो प्री मैच्योर सेपरेशन से ये कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली एब्रप्टियो प्लेसेंटा, ये जो प्लेसेंटल सेपरेशन से ये 3 तरीकों से हो सकता है। कितने तरीकों से हो सकता है? 3 तरीकों से हो सकता है। देखो मैं पहले यहां पर एक नॉर्मल प्लेसेंटा बना रहा हूं, ग्रीन कलर से बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ये एक नॉर्मल प्लेसेंटा जो प्रॉपर डेसिडुआ के ऊपर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इस प्लेसेंटा के अंदर, बराबर फुल्ली किनारों से सेंटर से सब जगह से अच्छे से यहाँ पर ये लगा हुआ है। मैं यहाँ पे इसकी जड़ें नहीं बना रहा, जड़ों की जरूरत नहीं है हमको यहाँ पर, मतलब जो वीलस है उसकी जरूरत नहीं है। देखो ये आपका प्लेसेंटा है, ठीक है, ये निकल के अम्बिलिकल कोड, हम बच्चे बच्चे का जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पर। ये एक नॉर्मल प्लेसेंटा बनाया मैंने जो एक नॉर्मली यूट्रस के अंदर लगा हुआ है। अगर मैं कहूं कि ये प्लेसेंटा प्री मैच्योरली सेपरेट हो गया, अब सेपरेट कैसे हुआ है तो वो देखो। देखो या तो ये सेपरेट हो सकता है भाई साहब किनारों से, कहां से सेपरेट हो सकता है? किनारों से। लुक एट दिस, जरा देखो इस प्लेसेंटा और इस प्लेसेंटा को दोनों को कंपेयर करवाओगे तो आपको पता चलेगा कि प्लेसेंटा जो है वो किनारों से हो गया है सेपरेट, किनारों से क्या हो गया है? सेपरेट हो गया। अब ये जो किनारों से सेपरेट हुआ है और यहां से जो ब्लीडिंग होगी, अब
भाई जाहिर सी बात है, ये तो जड़ें अंदर धसी हुई थी ना। ये जो किनारों से सेपरेट हुआ है, अब यहां से होगी ब्लीडिंग। क्यों? क्योंकि पहले बिल्कुल डिटैच था, यहाँ पे बिल्कुल अटैच था, अब ये वहां से डिटैच हो गया है, किनारों से ये सेपरेट हो गया है, तो यहां से होगी ब्लीडिंग। अब ये ब्लीडिंग जाएगी कहां? तो ये ब्लीडिंग इस रास्ते से होती हुई बाहर आएगी, बाहर आएगी। दूसरी वैरायटी का सेपरेशन कैसा हो सकता है? दूसरी वैरायटी का सेपरेशन कैसा हो सकता है? तो ये रहा प्लेसेंटा, यूट्रस, और ये यूट्रस के अंदर लगा हुआ प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा सेपरेट भी कैसे हुआ है वो देखो। भाई किनारों से तो प्लेसेंटा बराबर अभी भी अपने डेसिडुआ के साथ में अटैच है, किनारों से तो अभी भी जो प्लेसेंटा है वो डेसिडुआ के साथ में अटैच है, बट दिक्कत ये हो गई कि सेंट्रल से ये प्लेसेंटा हट गया है, सेंट्रल से ये प्लेसेंटा हट गया है, ये सेम अम्लाइकन कोड। अब इसमें जो ब्लीडिंग हो रही है, वो ब्लीडिंग भाई साहब यहां पर बीच में ही इकट्ठा होती जा रही है, वो बाहर विजिबल नहीं है, वो बाहर विजिबल नहीं। आई होप सो आपको ये डायग्राम समझ आ रहे होंगे। सीमा, पूजा, डायग्राम समझ आ रहे हैं? तो यहां पे ब्लीडिंग क्या है, बीच में ही रह गई। अगर मैं यहां पर बताऊं तो ये है, तो है नॉर्मल कंडीशंस। क्वेश्चंस भी हैं आज की क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर, जो एमसीक्यूज है वो भी लेकर आए, और इस बार प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट में लाया हूं। कल तो मैंने हाथ से लिखे थे, कल तो मैंने हाथ से लिखे थे। हाँ, ये था नॉर्मल, ये था नॉर्मल। अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे जो प्लेसेंटा प्रीमेच्योरली सेपरेट हो रहा है, वो रिवील्ड हो रहा है भाई साहब, रिलीज हो रहा है, दिख रहा है हमको कि सेपरेट होगा। दिखेगा किससे? ब्लीडिंग से। तो इसको अपन बोलते हैं रिवील्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिवील्ड। क्या बोलते हैं? रिवील्ड। इसमें क्या हो रहा है? कंसील, सील हो रहा है, इसके अंदर बाहर नहीं आ रहा, तो इसको अपन बोलते हैं कंसील्ड। CONCE, कंसील्ड। दिस इज कंसील्ड एंड दिस इज रिवील्ड। ये दो वैरायटी से यहां पर या तो ब्लीडिंग एक्सटर्नल आ सकती है, और या तो अंदर ही अंदर इकट्ठा हो सकती है। इसको अपन बोलते हैं कंसील्ड, रिवील्ड, और इसको अपन बोलते हैं कंसील्ड। अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज बताऊं तो लगभग लगभग 20% केसेस के अंदर आपको रिवील्ड देखने को मिलेगा, 20% केसेस में आपको सॉरी कंसील्ड देखने को मिलेगा, और 80% केसेस के अंदर आपको रिवील्ड वाली ये कंडीशन देखने को मिलेगी। और कुछ कंडीशंस में दोनों एक साथ भी होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मिक्स। कुछ कंडीशंस में ये दोनों एक साथ ही होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मिक्स। ये नॉर्मल है प्लेसेंटा, ये मार्जिन से सेपरेट हो गया है, और ये सेंट्रल से सेपरेट हो गया। आपको एक चीज मैं और बता दूं, प्लेसेंटा दो तरीकों से सेपरेट हो सकता है। प्लेसेंटा दो तरीकों से सेपरेट हो सकता है, या तो मार्जिन से, या तो सेंटर से, या तो मार्जिन से, या तो सेंट्रल से। तो अगर आपको कभी इस तरीके से पूछा जाए कि कंसील्ड वाली कंडीशंस के अंदर प्लेसेंटा सेपरेशन कहां से होता है, तो हमेशा सेंट्रल से होता है। और जो रिवील्ड वाली है, इसके अंदर प्लेसेंटल सेपरेशन हमेशा मार्जिन से होता है। हमेशा किससे होता है? मार्जिन से होता है। अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर प्लेसेंटल सेपरेशंस सेंट्रल से हो रहा है, दिस कंडीशंस, इसको एक मेथड बोलते हैं, या इसको एक तरीका बोलते हैं, या इसको एक सेपरेशन का मेथड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अपन सुलझे। SCHUL, सुलझे मेथड के नाम से जाना जाता है। ये सुलझे मेथड के नाम से जाना जाता है। कौन सा? जिसमें सेपरेशन सेंट्रल से होता है, जिसमें सेपरेशन किससे होता है? सेंट्रल से होता है। अगर प्लेसेंटा मार्जिन से सेपरेट हो रहा है, तो उसको अपन डंकन मेथड के नाम से जाते हैं। वैसे ये पूरा नाम मैथ्यूज डंकन होता है, पर आप डंकन याद रख लोगे तो भी सही है।
हाँ, DUNCAN, दिस इज डंकन मेथड। ये जो दो नाम बताए ना मैंने, ये प्लेसेंटल सेपरेशन के तरीकों के बिहाफ पर है। तो आपको अगर कभी भी बोले कि व्हाट इज सुल्जे मेथड, तो सेंट्रल सेपरेशन फ्रॉम द सेंट्रल एरिया सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा सुल्जे मेथड कहलाता है, और मार्जिन से डंकन या मैथ्यूज डंकन के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है? हाँ। तो क्या क्या हो सकता है? रिवील्ड हो सकता है, कंसील्ड हो सकता है। ज्यादातर केसेस 80% केसेस में हमेशा रिवील्ड होता है, और 20% केसेस के अंदर कंसील होता है, और कुछ केसेस के अंदर दोनों एक साथ भी होता है। सेंट्रल पेरिफेरल मिक्स, मतलब मिक्स मसाला हो गया वहां पे, तो वो कहलाता है मिक्स। वो क्या कहलाता है? मिक्स कहलाता है। देखो, इसमें सिर्फ 20% इसके चांसेस, इसके चांसेस कितने हैं? 20%। इसमें आपको इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें आपको एक्टिव वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, जबकि इसके अंदर आपको एक्टिव वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, और इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। गुड इवनिंग काजल, बड़े लेट आए, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है वो ट्रैप हो जाता है प्लेसेंटा के पीछे, यहां पर ट्रैप हो जाता है प्लेसेंटा के पीछे। चलो आओ, एक चीज मैं आपको यहां पर और बताना चाहूंगा कि ये जो प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है, इसकी भी ग्रेडिंग होती है, चाहे वो सेंट्रल से हो चाहे वो पेरिफेरी से हो। भाई चाहे वो सेंट्रल से सेपरेट हो चाहे वो पेरिफेरी से सेपरेट हो, इसकी भी ग्रेडिंग होती है। भाई सीधा सा हिसाब है, मैं एक ही बनाऊंगा, पेरिफेरी वाला बनाऊंगा ताकि समझने में ज्यादा आसानी रहे। देखो ये है, ये डेसिडुआ बना दिया मैंने, दिस इज डेसिडुआ, थोड़ा बड़ा बना दो ताकि आपको विजिबल अच्छे से होगा। ये है यूट्रस की वॉल भाई, अरे ये यूट्रस की वॉल है, अभी प्लेसेंटा बनाऊंगा तो समझ आ जाएगा। ये बढ़िया सा प्लेसेंटा लगा हुआ है यहाँ पर, ये मैंने प्लेसेंटा बना दिया जो यहाँ पे लगा हुआ है। दिस इज द प्लेसेंटा जो यूटेराइन वॉल के ऊपर बढ़िया से लगा हुआ है। ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड निकली हुई है। अब यहाँ पर मैं दूसरा और बनाता हूँ, 1 2 और 3। ठीक है, ये प्लेसेंटा लगा हुआ है, बट ये इतनी सी जगह से हट गया है, ध्यान से समझना। जो ये प्लेसेंटा लगा हुआ है, ये प्लेसेंटा एक किनारे से थोड़ा सा हट गया है, थोड़ा सा हट गया है। अब आप लोग बताना, इसमें ये सब चीजें आप लोग बताओगे, मैं तो सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। मैंने यहाँ पर प्लेसेंटल सेपरेशंस के डायग्राम बनाए, और कुछ भी नहीं करा है मैंने। यहाँ पर आपको सिर्फ सेपरेट करता हुआ बता रहा हूँ कि यहाँ पर सेपरेशंस कितना हो रहा है यहाँ पे। दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। देखो, यूटेराइन वॉल से प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है, अब यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल थोड़ा सा सेपरेट हुआ है तो थोड़ी सी ब्लीडिंग होनी बनती है भाई साहब। यहाँ पे बहुत ज्यादा सेपरेट हुआ है उसके कंपैरेटिवली, तो ब्लीडिंग भी ज्यादा होनी बनती है भाई साहब। यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला सेपरेशन हो चुका है, थोड़ा बहुत ही बस चिपका हुआ बचा है, तो यहाँ पर ब्लीडिंग और भी बहुत ज्यादा होनी बनती है भाई, चाहे सेंट्रल से हो चाहे पेरिफेरी से हो। मैंने सिर्फ एक डायग्राम बनाया है, चाहे सेंट्रल से हो चाहे पेरिफेरी से हो, चाहे सेंट्रल से हो चाहे पेरिफेरी से हो, मैंने सिर्फ सेपरेशन बनाया है। तो ये जो मैंने बनाया, दिस इज नॉर्मल,
पूरी तरीके से प्रॉपरली इम्प्लांटेड है। ये जो मैंने बनाया है, दिस इज द ग्रेड फर्स्ट। सीवियरिटी के हिसाब से इसको फर्स्ट ग्रेड कंसीडर किया जाएगा। सेपरेशन कितना हुआ है? फर्स्ट ग्रेड की सीवियरिटी, ग्रेड फर्स्ट प्लेसेंटल सेपरेशंस प्रीमेच्योरली। दिस इज ग्रेड सेकंड एंड दिस इज ग्रेड थर्ड। मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप खुद ही बताओ, आप खुद ही बताओ, ज्यादा तगड़ी वाली बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की शॉर्टेज किस में आएगी? ग्रेड 1 में, 2 में या 3 में? भाई 1 में आएगी, 2 में आएगी या 3 में आएगी? आप बोलते हो ना कि सर प्लेसेंटा प्रीमेच्योरली सेपरेट हुआ। एब्रप्चो प्लेसेंटा की हमेशा ग्रेडिंग होती है, ध्यान रखना। एब्रप्चो प्लेसेंटा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? आपको ग्रेडिंग देखने को मिलेगी, और ये ग्रेडिंग आपको यहां पर दिख रही है। सेपरेशन कितना हुआ उसके हिसाब से आप ग्रेड देते हो। दिस इज नॉर्मल, पूरी तरीके से सटीक चिपका हुआ है। यहाँ पे थोड़ा हट गया, यहाँ पे थोड़ा और हट गया, यहाँ पे बहुत सारा हट गया। तो यहाँ पर ब्लीडिंग, जो न्यूट्रिशन बच्चे को जाना था वो तो ब्लड बाहर ही निकल गया। तो यहाँ पर सीवियरिटी आप खुद अनुमान लगा सकते हो। देखो, दिस इज ग्रेड फर्स्ट, दिस इज ग्रेड फर्स्ट। इस ग्रेड फर्स्ट के अंदर क्या होगा? माइनर ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग कैसी होगी? माइनर होगी। यूट्रस टेंडर नहीं होगा। देखो, एब्रेप्चो प्लेसेंटा के अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी सेवरल टाइम। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जो रिवील्ड है वो 80% केसेस में, तो 80% केसेस तो फीमेल के अंदर एक्टिव पर वेजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। 20% में आपको नहीं भी मिलेगी। लेकिन इन दोनों में अगर आप यूट्रस को टच करोगे तो लेडी पेन की कंप्लेन करेगी, जिसको अपन बोलते हैं टेंडरनेस। टच करने पर पेन फील करेगी फीमेल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टेंडरनेस बोलते हैं। तो यहां पे आपको क्या देखेगा? माइनर ब्लीडिंग मिलेगी। यूट्रस टेंडर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकती है टेंडरनेस। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी कंडीशन है ये। और यहां पर माँ और बच्चे के ऊपर यूजुअली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों स्टेबल होंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत ही बाहर जा रहा है, तो इतना कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना तो माँ शॉक में जाएगी, ना ही बच्चे का न्यूट्रिशन या बच्चा डिस्ट्रेस में जाएगा। बहुत छोटी कंडीशन है ये। जरा इधर आओ। जैसे ही ये सेकेंड डिग्री के ऊपर पहुंचेगा तो यहां पर ऑब्वियसली आपको जो ब्लीडिंग है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। दूसरा, टेंडरनेस हमेशा प्रेजेंट होगी। आप लोअर एब्डोमेन में टच करोगे तो फीमेल पेन की कंप्लेन करेगी। फीमेल पेन की कंप्लेन करेगी वहां पर। यहां पर बच्चे और मां के ऊपर कोई इंपैक्ट, तो यहां पर फीटल के ऊपर डिस्ट्रेस की कंडीशंस प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बात करें इसकी, डेफिनेटली भाई साहब तगड़ी वाली पर वेजाइनल सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी आपको। कंसील भी देखने को मिल सकती है। यहां पर पेनफुल यूट्रस, टच बिना टच किए लेडी पेन की कंप्लेन करना वहां पर स्टार्ट कर देगी। फीटल डेथ हो सकती है यहां पर, और मां के अंदर हाई रिस्क वाली कंडीशंस अराइज हो सकती है ड्यू टू द एक्सट्रीम ब्लड लॉस। फीमेल में बी हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो सकती है वहां पर। जो फीमेल है वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल वहां पर हो सकती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ऐसी कंडीशंस के अंदर अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं कि हमको कैसे पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा? वैसे डायग्राम बड़े बढ़िया लग रहे हैं मेरे को भी, कैमरे में बड़े अच्छे दिख रहे हैं डायग्राम। हाँ सीमा, डायग्राम तो ये भी बड़े बढ़िया लग रहे हैं कैमरे में। हाँ, सीमा कह रही है सर हैंडराइटिंग, चलो ठीक है अब तो नॉर्मल लिख रहे हो। हैंडराइटिंग सुधार के आया हो भाई। अरे हैंडराइटिंग सुधार के आया हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। डायग्नोसिस। इस डायग्नोसिस के अंदर मैं आपको एक बहुत तो मैंने आपको अभी बताए थे कि लेडी पर वेजाइनल एक्टिव ब्लीडिंग पेनफुल ब्लीडिंग के साथ में आ रही है। पेनफुल ब्लीडिंग के साथ में आ रही है। पेनफुल ब्लीडिंग के साथ में आ रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या वाला मामला है। ठीक है, तो क्लिनिकल सिम्टम्स यहां पर बहुत ज्यादा कारगर हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स यहां पर बहुत ज्यादा कारगर हैं। इसके अलावा आप सोनोग्राफी करवा सकते हो, यूएसजी। जिसका कोई नहीं उसका यूएसजी। भाई जो चीज कहीं वहां डायग्नोज ना हो पाए उसका यूएसजी। क्लियर है? हाँ। इसके अलावा आप
एनएसटी कर सकते हो। अच्छा, एनएसटी कर सकते हो आप, क्या नॉन स्ट्रेस्ड टेस्ट वहां पर आप परफॉर्म कर सकते हो। इसका फायदा क्या है, तो हम इससे ये पता लगाएंगे कि फीटल हार्ट रेट है या नहीं है। भाई साहब पता चला ब्लीडिंग अंदर कंसील्ड वाली और इतनी सारी ब्लीडिंग हुई है कि बच्चे तक न्यूट्रिशन पहुंचा, बच्चा डिस्ट्रेस में चला गया, बच्चा मर चुका है, तो आप हार्ट रेट तो देखोगे तो आप एनएसटी से पता लगा सकते हो कि बच्चे की हार्ट रेट ओके है या नहीं है। बच्चे की हार्ट रेट ओके है या नहीं है, तो आप एनएसटी से पता लगा सकते हो। आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हो फीमेल के अंदर, आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हो। ब्लड टेस्ट क्यों, अब आप कहोगे सर ब्लड टेस्ट हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि ब्लड लॉस हुआ है तो आप एचबी सीबीसी देख पाओगे वहां पे। दूसरी चीज कोगुलोपैथी के लिए, दूसरी चीज जो है प्रोमिला कोगुलोपैथी के लिए आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हो। भाई साहब इस वाली कंडीशंस के अंदर एब्रेप्टियो प्लेसेंटा के बाद मां के अंदर डीआईसी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, और वो डीआईसी वाली कंडीशंस में आपको आगे बताने वाला हूं कि बेसिकली डीआईसी होता क्या है। अरे डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन जो आपने नाम सुना है ना, डीआईसी, बहुत सिंपल मैनर में आपको बताऊंगा क्योंकि इसके अंदर देखने को मिल सकता है, फीमेल के अंदर डीआईसी हो सकता है वहां पर। चलो तो वो बाद में देखेंगे अपन, मैं आपको आगे बताऊंगा कॉम्प्लिकेशन जब पढ़ेंगे तब आपको डीआईसी डीआईसी बताऊंगा कि डीआईसी क्या चीज है, और डीआईसी अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी ये डायग्नोसिस के बाद ही आपको बता दूंगा। चलो इसके अलावा आप एक टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो यहां पर, इसके अलावा आप एक टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो सीमा। इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन बोलते हैं केली, और किस में करते हैं टेस्ट, हाँ आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी आपने पढ़ा है। आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी पढ़ा आप लोगों ने, सीमा बोलो। अरे आरएच इनकम्पेटिबिलिटी पढ़ा है, चलो ये टेस्ट आपने कभी सुना है। प्रोनाउंसिएट हम इसको समझ कर करेंगे, स्पेल कर रहा हूं KLEIHAUER, बेट की। हाँ ये नाम कभी सुना है, हाँ नहीं सुना है तो अपन इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, पहले सुनना। देखो क्या है ये, शॉर्ट फॉर्म में अपन को पढ़ने के तरीके से बोलते हैं इसको पढ़ने के तरीके से। मैंने यहां पर सिंपल लिखा है केली, फिर मैं लिख रहा हूं हाउ, HOW, केली हाउ प्लस ER अर, केली हाउअर बेटकी, BET और KEY, क्ले, हाँ केली हाउअर बेटकी के नाम से ये एक टेस्ट है, और ये टेस्ट आपने नहीं सुना है तो आज सुन लो। ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है मां के खून से। आप क्या करोगे इस टेस्ट के लिए, आपने नहीं सुना ना प्रतिभा, सुनना, आप सबसे पहले मां का ब्लड लोगे, आप मां का ब्लड लेके उसका इन्वेस्टिगेशन करोगे कि कहीं इसके अंदर किसी और ब्लड के पार्टिकल्स है या नहीं, मतलब मां का ब्लड ग्रुप कुछ और है और उसके अंदर किसी और ग्रुप का ब्लड है या नहीं, तो किसी और ग्रुप का ब्लड कहां से आ सकता है, बच्चे से ही तो आ सकता है। बच्चे से कब आ सकता है, जब प्लेसेंटल प्रीमेच्योर सेपरेशन हो, तो वीलस टूट के बच्चे का ब्लड मां के अंदर आ गया, बच्चे का ब्लड मां के अंदर आ गया। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर बेसिकली ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट किया जाता है टू डिटेक्ट द फीटल ब्लड सेल्स इन मैटरनल ब्लड, टू डिटेक्ट फीटल ब्लड इन मैटर्न या फीटल ब्लड सेल्स इन मैटरनल ब्लड। ऐसी कुछ भी कंडीशन हो तो वहां पर ये कर सकते हैं। एब्रेप्टियो प्लेसेंटा में भी आ सकता है भाई, एब्रेप्टियो प्लेसेंटा में भी मां और बच्चे का खून आपस में मिक्स हो सकता है, आपका क्या कहते हैं आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी में भी, एबीओ इनकॉम्पेटेबिलिटी में भी। तो इतनी सारी जगह के ऊपर यही टेस्ट परफॉर्म करके पता लगाया जाता है कि कहीं मां और बच्चे का खून आपस में कांटेक्ट में आया है या
नहीं, माँ और बच्चे का खून कुछ भी नहीं करना है। खुशबू, अरे खूंखार जी, खूंखार राजपूत, तो सुनो, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, माँ का ब्लड सैंपल लिया। अब माँ का ब्लड ग्रुप तो हमको पता है कि भाई इस लेडी का ब्लड ग्रुप ये है। आपने जब उसका ब्लड सैंपल लिया, उसके अंदर आपको किसी और ग्रुप के ब्लड सेल्स मिले, तो ये आए कहां से? तो ये आए भाई, पेट में बच्चा है तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं न कहीं से बच्चे और माँ का कनेक्शन टूटा हुआ है। और वो टूटा हुआ कहां से हो सकता है? वो टूटा हुआ कहां से हो सकता है? तो प्लेसेंटा के थ्रू ही टूटा हुआ हो सकता है। गॉट इट? नहीं, कॉम्बोज नहीं है ये अलग है। चलो, तो ट्रीटमेंट क्या करे? अगर कोई लेडी एब्रप्टियो प्लेसेंटा की कंप्लेन के साथ में आई है, तो ट्रीटमेंट क्या करे? तो ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा इनके ऊपर भाई साहब। ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करेगा इनके ऊपर कि अगर केस माइल्ड वाला है, इस टाइप का केस है, माइल्ड केस है, तो इस लेडी को हॉस्पिटलाइज कर दो, ऑब्जर्वेशन में रखो और बेड रेस्ट दो, स्टीरॉइड थेरेपी स्टार्ट कर दो और बच्चे की डिलीवरी करवा दो। सब चीज सुसज्जित तरीके से बिल्कुल प्लान होती है। क्या हुआ भाई? सेपरेट तो हो गया, हम इसको फेविस्टिक लगा के चिपका तो सकते हैं नहीं वापस। भाई सेपरेट तो हो गया, हालांकि कंडीशंस बिल्कुल माइनर सी है, हालांकि कंडीशंस बिल्कुल माइनर सी है, बट सेपरेट तो हो गया है। अब ऐसे में क्या करें? तो बेड रेस्ट में रखो। अगर कंडीशंस बिगड़ती दिख रही है, भाई रोज रोज ब्लीडिंग भाई थोड़ी थोड़ी भी हो रही है, तो बूंद बूंद से तो घड़ा भर ही जाएगा, तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, तो हमारे पास में टाइम है, लेडी को हॉस्पिटलाइज करो, ऑब्जर्वेशन में रखो। जैसे आपको लगे कि भाई अब ज्यादा देर अपन सर्वाइव नहीं करवा पाएंगे, तो आप फीमेल को स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगाओ। ये स्टीरॉइड मां से बच्चे में जाएगा, बीटा मेथासोन बच्चे के लंग्स को मैच्योर कर देगा और हम बच्चे की डिलीवरी करवा देंगे भाई टाइम से पहले ही। गॉट इट? हाँ प्रमिला, तभी तो हमको ग्रुपिंग का पता चल जाएगा ना, फोटो कंफर्मेशन वैसे इसमें लेते नहीं है। ये टेस्ट तो इतना ही है कि माँ के ब्लड के अंदर किसी और ब्लड ग्रुप यानी कि बच्चे के ब्लड ग्रुप की सेल्स प्रेजेंट होना ही आपका ये वाला टेस्ट है। हाँ, तो क्या करना हमको? माइल्ड केसेस के अंदर फीमेल को हॉस्पिटलाइज करना है। ये वाली कंडीशन है, हॉस्पिटलाइज करो, ऑब्जर्वेशन में रखो, हॉस्पिटलाइज करो, ऑब्जर्वेशन के अंदर रखो, बीटा मेथासोन का इंजेक्शन लगवाओ। क्यों? क्योंकि बीटा मेथासोन से सब जो आपके सर्फेक्टेंट बच्चे की बॉडी में जितने भी बने हैं, क्योंकि हम तम पर पहुंचने वाले तो है नहीं, क्योंकि हमको पता है मामला खराब है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, तो हमको समय से यहां से निकलना पड़ेगा, बच्चे को कह रहा हूं मैं। तो वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर माँ को स्टीरॉइड का इंजेक्शन देके बच्चे में जितने भी सर्फेक्टेंट बने हैं उनको एक्टिवेट करवा के हम बच्चे की डिलीवरी करवा देंगे। अगर मॉडरेट टू सीवियर केसेस, ये वाले केसेस है, तो इन केसेस के अंदर हम कभी भी वेट नहीं कर सकते, वहां पर हम कभी भी वेट नहीं कर सकते। ऑलवेज गो फॉर द इमीडिएट डिलीवरी, चाहे वो वेजाइनल करवाओ चाहे आप सी सेक्शन से करवाओ। देखो, ऐसे केसेस के अंदर मैं तो सी सेक्शन की तरफ जाना ही ज्यादा प्रिफरेबल रहता है। क्यों? क्योंकि आप नॉर्मल लेबर जो है वो 6 7 8 घंटे का होता है, और ऐसे में इतनी देर तक बच्चा बर्थ कैनाल के अंदर इस टूटी हुई डाली के भरोसे कितनी देर जिंदा रहेगा? तो ज्यादा सीवियर केसेस के अंदर हम इतना वेट नहीं करते, हम सी सेक्शन करके इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर बच्चे को डिलीवर करवा देते हैं। वी विल नॉट वेट फॉर द मोर टाइम। क्यों? नहीं तो बच्चा खुद अपनी जान गंवा बैठेगा और उसके जिम्मेदार हम हैं। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल लेबर की तरफ इंसिस्ट कर रहे हैं। गॉट इट? अरे क्लियर है? समझ आया है यहां तक? अरे समझ आया है यहां तक? चलो, अब बात करते हैं इस कंडीशंस का कॉम्प्लिकेशन जिसका नाम है डीआईसी। डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशंस। डीआईसी अगर आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाओगे। ये डीआईसी डीआईसी नाम आपने बहुत सारी जगह पर सुना होगा। अरे ये डीआईसी डीआईसी नाम आपने बहुत सारी जगह पर सुना होगा, तो इस डीआईसी को समझ लो। हाँ, तो होता क्या है गर्वित? सुनना। हाँ, तो खूंखार राजपूत जी, क्या होता है? ये तो बहस करती है ऐसे तो मेरे वहां पे तो। हाँ, चलो आओ। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हुआ क्या है? जो प्लेसेंटल सेपरेशन हुआ है, जो मैसिव प्लेसेंटल सेपरेशन हुआ है, उससे हो रही है ब्लीडिंग, और वो ब्लीडिंग कहां जा रही है? डेसिडुआ में। मैसिव प्लेसेंटल सेपरेशंस, जो मैसिव प्लेसेंटल सेपरेशंस हुआ है उससे जो ब्लीडिंग हो रही है ना, वो ब्लीडिंग कहां जा रही है? वो ब्लीडिंग जा रही है डेसिडुआ, जो यूट्रस की लेयर है उसके अंदर जा रही है, वो उसके अंदर जा रही है। समझ आ रहा है कुछ? हाँ। अब ये जो मैसिव प्लेसेंटल सेपरेशन हुआ है और जो डेसिडुआ के अंदर
जो ब्लीडिंग हो रही है, इन दोनों कंडीशन से जो डैमेज्ड प्लेसेंटा है, जो डैमेज्ड प्लेसेंटा है और जो डेसिडुआ है, ये दोनों की दोनों रिलीज करते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज करते हैं, वापस बोल रहा हूं, क्या हुआ है, जो प्लेसेंटल सेपरेशन, मैसिव प्लेसेंटल सेपरेशन हुआ है, ये जो डैमेज प्लेसेंटा, ये और जो ब्लीडिंग हुई है, वो ब्लीडिंग उतरी कहां है, डेसिडुआ के अंदर, वो उतरी कहां है, डेसिडुआ के अंदर। तो ये दोनों चीजें ट्रिगर करवाती है किसको, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन को, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्रोड्यूस करवाती है। और ये क्या है, इट्स अ प्रोकोगुलेंट, इट्स अ प्रोकोगुलेंट, ये एक टाइप का प्रोकोगुलेंट है। अब ये क्या करेगा देखना, ये जो प्रोकोगुलेंट है, इट एंटर इनटू द मैटरनल सर्कुलेशंस। ये जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये कहां एंटर कर गया भाई साहब, ये एंटर कर गया मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर। ध्यान से समझना, ये चीज इतनी आसानी से आपको कहीं नहीं मिलेगी, बहुत सिंपल, सस्ते, सुंदर और टिकाऊ वे में बता रहा हूं। सबसे पहले क्या हुआ, मैसिव प्लेसेंटल सेपरेशन हुआ, जो सेपरेट हुआ प्लेसेंटा है वो, और जहां पे ब्लीडिंग हुई है वो डेसिडुआ, दोनों चीजें डैमेज है, ध्यान रखना भाई। प्लेसेंटा चिपका हुआ था डेसिडुआ के ऊपर, तो जब ये उखड़ा ना, तो डेसिडुआ भी डैमेज हुई है और प्लेसेंटा भी डैमेज हुआ है। तो ऐसे में ये दोनों चीजें क्या प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस करती है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो एक टाइप का प्रोकोगुलेंट है। और ये प्रोकोगुलेंट जो है, ये एंट्री लेता है मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर। ये कहां एंटर हो गया, मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो गया। क्लियर है। अब ये जो मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर एंटर हुआ है, ये मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर जाकर एक्टिवेट करवाएगा एक्सटर्नल। आपने अगर क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी पढ़ी है, तो वहां पे दो पाथवे पढ़े होंगे, एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक पाथवे पढ़े होंगे। तो ये जो क्लॉट बनने के पाथवे होते हैं, तो ये फीमेल की बॉडी के अंदर या उस मैटरनल सर्कुलेशन में जाकर फीमेल के अंदर एक्टिवेट करवाएगा क्या, एक्सट्रेंसिक पाथवे। अब आपको भी पता है, अगर ये पाथवे एक्टिवेट हो गया, अब क्या होगा, ये पाथवे एक्टिवेट हो गया, अब क्या होगा, अरे बोलो। अगर ये पाथवे एक्टिवेट हो गया, आपको पता होना चाहिए इतना तो, अगर ये पाथवे एक्टिवेट हो गया है तो क्या होगा, ये बहुत बड़े अमाउंट के अंदर किसका प्रोडक्शन करेगा, फिब्रिन का प्रोडक्शन करेगा। क्यों, क्योंकि इसको तो अब क्लॉट बनाना है, क्योंकि एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक कोई सा भी पाथवे हो, इन दोनों का काम है क्लॉट बनाना। एक्सट्रेंसिक पाथवे बहुत तेज तर्राट और बहुत जल्दी क्लॉट बनाता है। तो ये क्या करेगा, ये बहुत तगड़े अमाउंट के अंदर फिब्रिन फॉर्मेशन करेगा। मास प्रोडक्शन ऑफ दो चीजें, क्या, फिब्रिन और माइक्रोथ्रोम्बी। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक टाइप का, ये समझ लो कि क्लॉटिंग फैक्टर्स ही है। ये बहुत तगड़े अमाउंट के अंदर क्या बनाएगा, फिब्रिन और माइक्रोथ्रोम्बाई यहां पर बनाएगा। क्लियर है। कहां पे, ब्लड वेसल्स के अंदर, कहां पर, ब्लड वेसल्स के अंदर, कब, पूरी थ्रू आउट द बॉडी, क्योंकि ये मेटरनल सर्कुलेशन में एंट्री कर चुका है। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, जो मैसिव प्लेसेंटल सेपरेशन हुआ है, जो मैसिव प्लेसेंटल सेपरेशन हुआ है, सीमा, ये मैसिव प्लेसेंटल सेपरेशन और डैमेज डेसिडुआ दोनों मिलकर क्या ट्रिगर करते हैं, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर एंट्री लेता है और मां के बॉडी के अंदर या मां के ब्लड के अंदर जाकर ये चालू करता है एक्सटेंसिव पाथवे, जो बहुत तेज तर्रार तरीके से फिब्रिन और माइक्रोथ्रोम्बिन का प्रोडक्शन करता है। अब ये क्या करती है, सुनना, ये क्या करवाएगी, ये दोनों मिलकर, ये दोनों अलग अलग काम करवाते हैं। मैं यहाँ पे एक एरो निकाल देता हूं इधर, और दूसरे एरो को मैं सीधा कर देता हूं यहाँ पर। सबसे पहले तो ये क्या करवाएगी, ये जो बना है, ये जो कोगुलेशन पाथवे बना है, एक्सटेंसिव पाथवे, इसने क्या करवाया, ये दोनों चीजों का मैसिव प्रोडक्शन करवाया। बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव प्रोडक्शन
ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स के यहाँ पर प्रोडक्शन एक्सेसिव में हुए हैं, तो ये क्या करेगा, ये सारे प्लेटलेट्स को मिलाकर और क्लॉटिंग फैक्टर को मिलाकर यूज कर देगा क्लॉट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि तो कोगुलोपैथी करवाएगा भाई। ये सारे, ये जो फिब्रिन है, ये फिब्रिन मास लेवल के ऊपर क्लॉटिंग की तैयारी करेगा, तो ऐसे में आपके प्लेटलेट्स का अमाउंट गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा प्लेटलेट्स तो वहां चला गया। अरे भाई कांदा देना, तो कि कांदा नहीं, अरे एक्स्ट्रा पैसे ले लियो, नहीं, ये सब कांदा पूरे जैसलमेर में नहीं है, सारे कांदा आर्मी कैंट में चले गए। मतलब थोड़े प्लेटलेट, तो प्लेटलेट्स है ही नहीं भाई, सारे प्लेटलेट्स कोगुलोपैथी के लिए चले गए वहां पर। अब सारे प्लेटलेट्स कोगुलोपैथी के लिए चले गए, तो जरा सोच के देखो, यहां पर इंस्टेंट अपनी बॉडी में जब कट लगता है तो इंस्टेंट ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, बट यहां पर तो क्लॉटिंग फैक्टर सारे उधर यूज हो गए। अब आप जैसे प्रिक मारोगे और छोड़ोगे कि ब्लीडिंग ब्लीडिंग ब्लीडिंग, इस इंसान के अंदर ब्लीडिंग रोकने के लिए प्लेटलेट्स नहीं बचेंगे। डीआईसी में अगर आप किसी बंदे के प्लेटलेट लेवल चेक करोगे, आपको डाउन मिलेगा। आप फिब्रिनोसिन चेक करोगे, डाउन मिलेगा। और पीटी और एपीटीटी बहुत हाई मिलेगा ऐसे पेशेंट के अंदर। डी डाइमर करवाओ, आप एफडीआर करवाओ, सारे बड़े हुए मिलेंगे आपको वहां पर। समझ में आया? अरे समझ आया? हाँ, ये जो कंडीशंस होती है ना, कि जब आपके प्लेटलेट्स का लेवल धड़ाम हो जाएगा इनके कारण, तो वो अपन को एक मेडिकल टर्म में एक वर्ड बोला जाता है, क्या? हाँ, कंजप्शन बोलते हो, कंजप्टिव कोगुलोपैथी के नाम से इस कंडीशंस को जाना जाता है, जो कंडीशंस यहां पर अराइज होगी। मामला तो आगे, अभी तो और देखो मामला कहां गड़बड़ होगा। ये जो आपकी यहां पर कोगुलोपैथी हुई है, अच्छा मैं यहां पे लिख लेता हूं क्या होगा, प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर क्या हो जाएंगे, डाउन। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। यहाँ पे क्या होगी, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। मैं लिख लेता हूँ ब्लीडिंग। जो कंजप्टिव आपकी क्या कहते हैं, कोगुलोपैथी के नाम से कंडीशन अराइज होती है। मुद्दा यहाँ नहीं, मुद्दा तो यहाँ है। जरा इधर देखो, मैंने ये कह रहा हूँ ऊपर भी बनाया है। अरे मैंने ये कह रहा हूँ ऊपर भी बनाया है। हाँ। ये जो माइक्रोथ्रोम्बाई है ना, ये जो माइक्रोथ्रोम्बाई जो है, ये क्या करेगी, ये ब्लड वेसल्स के अंदर जाकर अटक जाएगी। भाई थ्रोम्बस है तो जायज सी बात है, ये यहाँ जाकर अटक जाएगी। अब ये यहाँ जाकर अटक जाएगी, जो आपकी ब्लड बॉडी की ब्लड वेसल्स है उसके अंदर जाकर अटक जाएगी, तो ऑर्गन के पास में सप्लाई हो जाएगी कम। सपोज करो ये किडनी की ब्लड वेसल्स है, तो किडनी के पास में सप्लाई हो गई कम, इसके ब्लॉकेज के कारण, और किडनी डैमेज हो गई। तो स्टेमिया की कंडीशंस के कारण आपके ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखना, ये डीआईसी वाली कंडीशंस आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे तो बॉडी के ऊपर लाल कलर के चकते बने हुए, क्या हुआ, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है भाई। क्यों? कोगुलोपैथी हुई है भाई। समझ आ रहा है? और इस पूरी कंडीशंस को अपन डीआईसी के नाम से जानते हैं। मतलब डीआईसी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण कोगुलोपैथी की प्रोसेस बहुत धड़ल्ले से चलती है, उसके बावजूद भी भाई साहब ब्लीडिंग नहीं। आप सोचते हो कि सर इसमें तो क्लॉटिंग ज्यादा बननी चाहिए, अरे भाई बन रही है, बट प्लेटलेट्स का लेवल धड़ाम हो गया वहां पे। प्लेटलेट्स का लेवल धड़ाम हो गया, इसलिए आपकी एक्सट्रीम, आप देखना है डीआईसी वाले पेशेंट में अगर आप एक प्रिक भी मारोगे ना भाई साहब, उसकी ब्लीडिंग रोक ना पाओगे आप, अगर आपका कैनुला नहीं लगाए तो। अगर आपका कैनुला नहीं लगाए तो आप उसकी ब्लीडिंग रोक ना पाओगे, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं वहां पर। तो हल्के में मत लियो। डीआईसी के अंदर आप अगर प्लेटलेट लेवल चेक करो भाई साहब, लो मिलेगा आपको। आप वहां पर फिब्रिनोजिन का लेवल चेक करो, लो मिलेगा आपको। पीटी एपीटीटी करो, ये क्लॉटिंग वाले पाथवे को शो करते हो, ये आपको हमेशा हाई मिलेंगे, ये आपको हमेशा हाई मिलेंगे। क्लियर है? समझ आया है आप लोगों को यहां तक? हाँ, तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था, जिसका नाम था, यहां पर एब्रप्टियो प्लेसेंटा। और अब चलते हैं आज के क्वेश्चन सेशन की तरफ। जादू। हाँ, तो आपके सामने आज की क्लास का, आज प्रॉपर पीपीटी के साथ आया हूं। कुणाल आखिरकार इसी का वेट कर रहा था।
तो लोकलाल, सबसे पहला सवाल आप ही के लिए, पढ़ के फटाफट से जवाब दो। यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर द एब्रप्टियो प्लेसेंटा। ध्यान रहे यहां पर 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको उस ऑप्शन के हिसाब से देना है। ये ऑप्शन के हिसाब से ही पूछा गया क्वेश्चन है, ये कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्या आप बाद में जाके बोल दो कि सर आपने तो हमको ये बताया था और हमने तो ये पढ़ा है। इन 4 ऑप्शन के हिसाब से आप कॉमन किसको मानोगे, इन चारों में से कॉमन आप किसको मानोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर द एब्रप्टियो प्लेसेंटा। देखो, मैटरनल एज बिलो 20, भाई साहब मामला सेट ही नहीं बैठ सकता हमारा, यहां पे तो हमारा मामला सेट है नहीं। डायबिटीज मलाइटस का कोई लेना देना ना है यहां पर। मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन, भाई साहब हम यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया थोड़ी नहीं करवा रहे हैं। हाँ, तो इन 4 ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास में जो आंसर जाएगा वो आंसर है आपका स्मोकिंग, जो ऑलमोस्ट लोगों ने सही जवाब दिया है, जो ऑलमोस्ट लोगों ने सही जवाब दिया है। हमको बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। हाँ, तो ये रहा अगला सवाल। हाँ, a 32-year-old woman at a 34 week of gestation present with the painful vaginal bleeding and a uterine tenderness। अरे भाई साहब अपने क्लासिकल सिम्टम के साथ आइए। What is the most likely diagnosis? What is the most likely diagnosis? What is the most likely diagnosis? प्लेसेंटा प्रीविया, भाई साहब यहां पर क्या आई है, पेनफुल। अगर पेनफुल वर्ड आ गया मतलब समझ जाना प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर हमेशा पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, जो मैं कल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। यूटेराइन रप्चर, यूटेराइन रप्चर, भाई साहब ये इस लेडी को उठा के लाना पड़ेगा। यहां पर परजन विद टेंडरनेस, टच करने पर पेन हो रहा है, जबकि अगर यूटेराइन रप्चर हो तो बिना टच के वो लेडी पेन बर्दाश्त ना कर पाएगी वहां पर। हाँ, तो अभी हमने देखा था अगर पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ में आई है और टेंडरनेस प्रेजेंट है तो आंसर हमेशा अब्रप्टियो प्लेसेंटा जाएगा। आंसर हमेशा अब्रप्टियो प्लेसेंटा जाएगा। ये चीज मैं आपको पहले क्लास के स्टार्टिंग से ही बताता आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अब्रप्टियो प्लेसेंटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली नॉट अ फीचर्स। इसमें से कौन सा फीचर्स है जो प्रेजेंट नहीं होता है। जल्दी बताएं यहां पर। हाँ, उत्कर्ष। हाँ, तो इसमें से कौन सा है जो एब्रप्टियो प्लेसेंटा में देखने को नहीं मिलेगा। पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग बिल्कुल मिलता है, रिजिड और टेंडर यूट्रस बिल्कुल होता है, फीटल डिस्ट्रेस बिल्कुल जा सकता है वहां पर, बट जो चीज नहीं हो सकती वो है पेनलेस ब्लीडिंग। भाई साहब ये फीचर्स कभी प्रेजेंट नहीं होगा, ये फीचर्स कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। भाई पूरी क्लास में यही पढ़ते आए हैं हम। अरे पूरी क्लास में हम यही पढ़ते हुए आए हैं। बिल्कुल, खूंखार राजपूत बिल्कुल सही जवाब दिया। आंसर इज सी। ये रहा अगला सवाल, विच टाइप ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन इज एसोसिएटेड विद द कंसील्ड हेमरेज। कंसील्ड हेमरेज के साथ में कौन सी कंडीशंस यहां पर देखने को मिलेगी। अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो जो आंसर है इसका वही इसका क्वेश्चन है। अरे जो आंसर है वो ही इसका क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। आहा, तो यहां सीमा फंस गई, यहां सीमा फंस गई है। ओहो, कंसील्ड का मतलब क्या था,
कंसील्ड का मतलब था ब्लीडिंग ही कंसील्ड। अरे भाई छुपी हुई, रिवील्ड के अंदर एक्सपोज होती है, मिक्स में दोनों होती है। हमारे पास तो वर्ड है छुपी हुई ब्लीडिंग, तो छुपी हुई ब्लीडिंग हमेशा कंसील्ड में ही होती है। इसका आंसर भी कंसील्ड ही जाएगा, इसका आंसर भी कंसील्ड ही जाएगा। अगला सवाल, मजा आ जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के डाला है, ये क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के डाला है, और इसका आंसर मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं। वेरी गुड सीमा, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने यहां पर। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये टेस्ट हर उस जगह पे परफॉर्म किया जाता है जहां पर माँ बच्चे का ब्लड मिक्स हुआ हो। फीटो मैटरनल हेमरेज की कंडीशन के अंदर ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके एब्रप्चो प्लेसेंटा में नहीं, बहुत सारी जगह पर यूज में लिया जाता है, बहुत सारी जगह पर यूज में लिया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। द क्लासिकल ट्रायड्स ऑफ एब्रप्चो प्लेसेंटा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ध्यान से समझना। देखो मैंने आपको दो तीन वैरायटी के क्वेश्चंस बताए हैं जो एक ही एक टाइप से पूछे जाते हैं। आपको क्या लगता है एब्रप्चो प्लेसेंटा के अंदर कोई ज्यादा सवाल बिल्कुल भी नहीं, ज्यादा क्वेश्चंस ना ही प्लेसेंटा प्रीविया में। ये जो पेनलेस पेनफुल वाला ये जो मामला है ना, और ये जो सेपरेशन, ये मामले जरूर ध्यान में रखना। बिल्कुल सही सीमा, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है। हाँ, तो वही वैसा ही क्वेश्चन है, बस मैंने लैंग्वेज बदल दी और कुछ भी नहीं किया है। द क्लासिकल ट्राइड्स ऑफ एब्रप्चो प्लेसेंटा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा है जो नहीं देखने को मिलेगा? वेजाइनल ब्लीडिंग मिलती है, एब्डोमिनल पेन मिलता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस मिलता है, बट पेन लेस यूट्रस ये नहीं मिलता। आंसर इज डी, आंसर इज डी। जिन लोगों ने बताया बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही बताया यहाँ पर। भाई वेजाइनल ब्लीडिंग तो हमको मिलती है रिवील्ड के अंदर, एब्डोमिनल पेन भी मिलता है, कॉन्ट्रैक्शंस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस भी मिलते हैं। हमने साइन एंड सिम्टम्स के अंदर देखा है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे वहां पर। A severe complications of abruptio placenta. A severe complications of abruptio placenta. इसमें से कौन? पॉलीहाइड्रोएम्नियोस, शोल्डर डिस्टोसिया, या डिसेमिनेटेड इंट्रामस्कुलर कोगुलेशंस, और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। आपको सीवियर वाला बताना है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एब्रप्टियो प्लेसेंटा, वो भी सीवियर वाला। अरे बोले तो सीवियर वाला कौन सा है इधर को? तो सीमा ने डी जवाब कैसे दे दिया? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। अरे उससे भी ज्यादा खतरनाक है सीमा, डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशंस। अभी बताया था आपको मैंने। अरे अभी बोला किसने? मणिलाल किधर जा रहा है? अरे बोले तो अभी बोला किसी ने, मणिलाल किधर जा रहा है? तो आंसर इसका डीआईसी जाएगा, आंसर इसका डीआईसी जाएगा। आंसर डीआईसी जाएगा बस। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एब्रप्चो प्लेसेंटा के थे। हाँ, तो अब तक तो हम छोटे छोटे टॉपिक लेते हुए आएंगे, अब हम लेंगे बड़े टॉपिक्स। नेक्स्ट क्लास से हम लेने वाले हैं बड़े टॉपिक, ठीक है? हाँ, शीतल शीतल ऑलमोस्ट कोशिश तो पूरी है कि डेली चले, नहीं तो हर दूसरे दिन तो कोशिश पूरी रहेगी अपनी। जहां तक हो सके वहां तक पूरी। कल भी क्लास है, आज ही बोल रहा हूँ। रिस्पॉन्ड अच्छा है आप लोगों का,
मतलब कल भी क्लास है। हाँ जी काजल, डेली। बिल्कुल खूंखार राजपूत जी। यही टाइम अपना 9 बजे का ही रहेगा। टाइम अपना 9 बजे का ही रहेगा। तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाँ, टॉपिक काजल कल दोपहर को थंबनेल के ऊपर पता चल जाएगा कि हम टॉपिक क्या लेने वाले हैं। वो भी करवाएंगे प्रमिला, काहे टेंशन ले रहे हो। बीटल सूचस यहाँ चीना अपने पास में ही है। सूचस जब चाहे तब करवा देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। थैंक यू सो मच। प्लीज क्लास को शेयर जरूर करें। हाँ, और नए हो तो नए हो तो उस लाल कलर के वाले बटन को जरूर दबाएं और ज्वाइन अस। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट। आप चाहो तो आप भी अपने तरफ से टॉपिक दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। उन टॉपिक के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। थैंक यू गजेंद्र जी। थैंक यू कुणाल। आई वॉज वेटिंग। अरे 15,000 से ऊपर ही नहीं पहुंच रहा था। 15,000 टच भी नहीं कर रहा था। 14,999, फिर दोबारा 14,980। अरे भाई क्या है यार ये। फाइनली आज टुडे वी टच 15,000 फॉलोअर्स। हाँ, मैं ये देख रहा था कि कुणाल कहाँ आ गया, कुणाल दिख ना रहा है। फाइनली मेरे से पहले कुणाल देख कर आ गया वहां पे कि सर फाइनली 15,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं आपके। थैंक यू सो मच। अभी तो रुको प्रमिला, अभी तो शुरुआत है, अब तो फिर भी भाषा थोड़ी सही है और हिंदी वाली चल रही है। आगे चलो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड हो जाएगा वहां पे। जो आपने प्रैक्टिकली देखे वो सारी चीजें आपके बुक के अंदर, बस हमको पढ़ने के तरीके नहीं पता है। बिल्कुल माल प्रेजेंटेशन करवाएंगे काजल। वो आरओसी एलओसी आरओसी सारी चीजें करवाऊंगा, बहुत सिंपल। आप कहोगे ये इतना आसान था, हमको पता भी नहीं है। हाँ, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट। हैव अ ग्रेट नाइट। थैंक यू, थैंक यू सो मच।